ठीक है, खत्म हो गया पानी। चलिए, चलिए। तो हम लोग संघ सरकार देख रहे थे, यूनियन गवर्नमेंट है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट में हम लोग को देखना था संघ की कार्यपालिका। सबसे पहले है संघ की कार्यपालिका ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव। संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका का चर्चा भाग 5 में ही है। कहां से कहां तक जी? अनुच्छेद 52 से 78 तक, जिसमें कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। इसका मतलब यह हुआ कि 52 से 78 के बीच में हमें इन लोगों को पढ़ना है ना। ये लोग क्या है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। तो इसमें पहले है राष्ट्रपति। पहले किसको देखना है हमें? राष्ट्रपति को। तो हेडिंग बनाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति। देखिए, तो राष्ट्रपति का चर्चा है आर्टिकल 52 में, जो कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 लिखेंगे, क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह हो गया कि संवैधानिक पद है, संविधान में चर्चा है और यह हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 कहता है। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है। तो हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था ली गई है वह है संसदीय शासन व्यवस्था। ये मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। शासन के 2-3 टाइप्स, जिसमें हमने संसदीय व्यवस्था लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो संसदीय व्यवस्था में शासन का 2 प्रमुख होता है, एक नाम मात्र का प्रमुख, नॉमिनल हेड, और एक होता है वास्तविक प्रमुख, रियल हेड। तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ 2 प्रमुख हैं। एक नाम मात्र का प्रमुख है जिसको राष्ट्रपति कहते हैं, एक वास्तविक प्रमुख है जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ होगा ही होगा, हमेशा किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति जो है सो होगा। और राष्ट्रपति क्या होगा? तो नाम मात्र का प्रमुख होगा, नॉमिनल हेड होगा, है ना। ये क्या होगा? ये हो जाएगा नॉमिनल हेड, है ना। ये नाम मात्र का प्रमुख। ठीक है, तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। ये दूसरे के सहयोग से अपनी शक्तियों को पूरा करता है, लेकिन ये नाम मात्र का प्रमुख है। और भारत का जो ये राष्ट्रपति का पद है,
ये ब्रिटेन की महारानी के पद से मिलता जुलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कहां से मिलता जुलता है, तो ब्रिटेन के महारानी के पद से मिलता जुलता है। ठीक है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है जी, ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रमुख है क्योंकि संविधान में ये सबसे पहले आता है। संवैधानिक प्रमुख है, भारत का प्रथम नागरिक है, भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। यह क्या है, तो भारत का पहला नागरिक है, ये भारत का प्रथम नागरिक है। संवैधानिक प्रमुख है, भारत का प्रथम नागरिक है। नाम मात्र का प्रमुख है, ये तो पहले से जान नहीं रहे हैं, अभी मैंने बताया आपको कि नाम मात्र का प्रमुख है। ठीक है, इसके अलावे ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, कमांडर है ना। जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जो है, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, एपेक्स कमांडर, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है ना। संवैधानिक प्रमुख है, भारत का पहला नागरिक है, नाम मात्र का प्रमुख है, सर्वोच्च सेनापति। इसलिए क्योंकि यदि भारत का किसी बाहरी देश से युद्ध होगा तो राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही हमला होगा, या राष्ट्रपति जैसे ही आदेश दे देगा कि युद्ध बंद कर दिया जाए तो युद्ध बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वॉर स्टार्ट होगा प्रेसिडेंट के आदेश से और वॉर खत्म भी होगा प्रेसिडेंट के आदेश से। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखेंगे कि ये क्या है और कैसे है। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति होता है। ओके, संवैधानिक प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक है, नाम मात्र का प्रमुख है। ओके, ये फिक्स है कि ये क्या होगा, तो ये राष्ट्र का सबसे पहला नागरिक है क्योंकि संवैधानिक पद के हिसाब से सबसे ऊपर ही आता है। ठीक है, तो लेकिन यही बात है कि नाम मात्र का प्रमुख है ना। नाम मात्र का प्रमुख मतलब वही है कि इसको माना जाएगा कि ये हेड है ना, लेकिन और हेड वाला पावर भी इसके पास है, लेकिन कोई भी पावर ये अपने से अपना इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कि कोई भी पावर इस्तेमाल करेगा तो इसके लिए क्या चाहिए, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का सलाह चाहिए। तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 53, लिखेंगे आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है, तो आर्टिकल 43 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। ये आर्टिकल 53 कहता है कि सभी कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होगी। ठीक है, और इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और वो इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। एंड एक्सरसाइज हिज पावर ऑन सबऑर्डिनेट्स,
ठीक है। का प्रयोग वो कैसे करेगा? तो अपने सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से करेगा। तो इसका सबऑर्डिनेट कौन होता है जी? वही प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, है ना। तो समस्त कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है, लेकिन ये किसी भी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अपने अधिकार या अपने क्षमता से नहीं कर सकता है। कि जो कुछ भी करेगा वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सहायता से करेगा। आगे जब देख जाएंगे आप तो एक आर्टिकल है 74, आर्टिकल 74 यानी कि 74। उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और इसके सहयोग और परामर्श से राष्ट्रपति काम करेगा। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि 53 जो है वो 74 को कनेक्ट करने से क्लियर हो जाता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, सारा पावर राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन ये पावर का प्रयोग अपने मन मर्जी से नहीं करेगा। इस पावर का प्रयोग किससे करेगा? तो प्रधानमंत्री के मर्जी से करेगा, मंत्री परिषद के मर्जी से करेगा, है ना। क्योंकि ये नाम मात्र का प्रमुख है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो राष्ट्रपति है ये क्या है? तो राष्ट्रपति जो है इसकी भूमिका ठीक उसी प्रकार से है जैसे हमारे घरों में फूफा जी की होती है ना। फूफा जी हेड बॉस है ना। सब लोग कहता है सम्मान में कोई कमी नहीं, एकदम द्वार पर चौकी लगा करके बिछावन बिछा करके पानी दे करके उनको बिठा देना है ना। भाई फूफा जी हैं, श्रेष्ठ आदमी है ना, सीनियर है। लेकिन अगर वो कोई बात कहेंगे तो कौनो नहीं सुनेगा, घर का आदमी कोई नहीं सुनेगा। फूफा जी हैं ऐसे ही टाल देगा सब। फूफा जी कह देखो, मतलब उनका कहा हुआ बात बाध्यकारी नहीं है, नॉट इम्फोर्सेबल। हाँ, वह एगो नयका बहाली होता है तो नयका बहाली वाला सीधे रहता है किस पोस्ट पर? जीजा जी के पोस्ट पर। तो ये जीजा जी जो है ये प्रधानमंत्री है भाई, नयका बहाली है। कोई भी नयका बहाली जिसका भी नया नया जब शादी होता है, आप जाते हैं कहीं भी अपने ससुराल जाइएगा तो क्या होगा? जीजा जी के ही पद पर जाइएगा ना। अब ये भी बहुत कम लोग को सौभाग्य होता है जी कि जीजा जी बने। अब मान लीजिए कि इस लड़की का कोई बहन नहीं है, तब तो जीजा जी वाला आनंद नहीं उठा पाइएगा। हाँ, पड़ोसी उड़ोसी होने की। हाँ देखिए, हाँ ये पहुंच गया, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना। पहुंच गया कि पड़ोसी, हाँ कोई ना कोई तो होगा। लेकिन अब कोई ना कोई होगा तो कोई ना कोई तो यार कभी कभी ना होगा। लेकिन अगर अपना रहे तो हमेशा रहेगा, है ना। कभी भी आप जाइएगा तो भेंट मुलाकात हो जाएगा। अब पड़ोसी रोजे आप उसे घर में आकर ना बैठल रहेगा जी, है कि नहीं। तो बहुत कम लोग होते हैं सौभाग्यशाली मतलब जिनको ये मतलब आनंद प्राप्त होता है ना, ये संबंध होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो होता है जीजा जी जो होता है ये पावरफुल आदमी है, ये शक्तिशाली आदमी है ना। ये अगर कुछ कह दिया, ये कह दिया कि आज पनीर खाने का मन है तो स्पेशल इसके लिए पनीर आएगा जी, है ना। एकदम इसको बनाया जाएगा कि भाई पनीर। फूफा जी कहें कि पनीर खाने का मन है तो लोग कहे क्या जी भिंडी आया हुआ है, अभी भिंडी है तो भिंडी का भुजिया बना दे रहे, इसे खा लीजिए, है ना। बाद में देखा जाएगा कि पनीर वनीर का कोई संयोग बनेगा तो आएगा पनीर, क्या आपको पनीर खाना है ना। लेकिन ये बात, ये तो पनीर कहे मशरूम कहे जो कहे उसको तुरंत दिया जाएगा, है ना। नया नया बहाली होता है इसका, तो इसका सम्मान ज्यादा रहता है, पावरफुल रहता है। लेकिन इसको इस आदमी को समझना चाहिए कि ये जो आदमी यहाँ बैठा हुआ है एक टाइम पे भी यही हुआ करता था। फूफा जी क्या जी प्रमोशनल पोस्ट है, प्रमोशन होने के बाद जीजे जी लोग प्रमोशन करके फूफा जी बनते हैं, है ना। 3-4-5 साल शादी का जब बीतेगा तो घर में आ जाएगा छोटा छोटा बच्चा सब, और बचवा फूफा कहना शुरू कर देगा। आज जैसे ही फूफा कहना शुरू किया बस पद हो गया प्रमोटेड। आप प्रमोटेड पद कहीं भी देख लीजिए, आप प्रशासन में भी देख लीजिए, जिला में जितना कलेक्टर पावर एंजॉय करता है उतना कमिश्नर साहब एंजॉय नहीं करते हैं, जबकि बड़ा पद है। कमिश्नर बड़ा पद है, कलेक्टर छोटा पद है। लेकिन कलेक्टर जब आप रहते हैं जिला में, जब आप कलेक्टर के पोस्ट पे रहिएगा तो उस समय जो आपका रुतबा होगा, उस समय जो आपका लश्कर होगा वो आपके कमिश्नर बनने पे नहीं रहेगा, क्योंकि तब आप जिले के मालिक हैं, जबकि कमिश्नर उससे भी ऊपर है। लेकिन पूरा पावर जो है वो कलेक्टर के पास है, एसपी के पास है जिला के स्तर में ना।
एसपी के ऊपर होता है डीआईजी, आईजी, है ना। लेकिन एसपी जितना लश्कर लेकर के चलता है, एसपी जितना पावर एंजॉय करता है एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बड़े सीनियर नहीं एंजॉय करते हैं। वो जरूर कहते हैं कि हमसे पूछ के करो, लेकिन एसपी पूछने के लिए बाध्य नहीं है। वो कर देगा जो करना है उसको, बाद में जवाब भले देगा, जवाब तो किसी को भी देना पड़ेगा, है ना। तो जो पद होता है ये क्या होता है, पावरफुल पद होता है। प्रमोशन होने के बाद पावर कम हो जाता है ना। अब आप सब कुछ नहीं कर, जैसे कोई अधिकारी हो, देखते हैं ईमानदार अधिकारी का या तो ट्रांसफर होता है या तो प्रमोशन होता है। अब जिला के एसपी हैं, आप नेता लोग का बात नहीं सुन रहे हैं, अब खूब अच्छा काम कर रहे हैं ना, जो पार्टी सत्ता में है उसी के पार्टी के गुंडा को पकड़ लिए। यहाँ तो पार्टियां ही गुंडा पालती हैं, तो सरकार क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी। कभी सरकार से नहीं, ट्रांसफर कर देंगे तो सरकार का शिकायत होगा, जनता सोचेगी कि भाई तो ट्रांसफर कर दिया अच्छा अधिकारी का, तो सरकार प्रमोशन कर देगी। अब जनता को लगेगा कि अरे तो बड़ा अच्छा काम किया तो प्रमोशन दे दिया, लेकिन प्रमोशन नहीं दिया, उसको रास्ते से हटा दिया। एसपी थे तब ना दिक्कत क्रिएट कर रहा था, डीआईजी बन जाइए, अपना मन के आदमी को एसपी बना के जिला में बैठा देगा। डीआईजी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, डीआईजी साहब खाली ऊपर से आदेश देंगे, वो कहेगा भाई महाराज रोज जाते हैं पकड़ने के लिए, भाग जाता है, हम क्या करें। डीआईजी खुदे तो पकड़ने नहीं ना जाएंगे, पकड़ने जाना तो सबऑर्डिनेट का काम है। तो ऐसे भी होता है कि ईमानदार अधिकारी को या तो ट्रांसफर या तो प्रमोशन, है ना, या फिर सेंटरिंग में डाल देगा, लाइन में लाके डाल देगा, ना डिपार्टमेंट मिलेगा ना विभाग मिलेगा, जाके सेंटरिंग में डाल देगा, जाइए बैठिए, जाके खाली हाजिरी बना के घरे रहिए। ऐसा भी होता है अधिकारियों के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर अपना जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है ना, होगा वही जो प्रधानमंत्री चाहेगा। तो 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और इसका जो प्रमुख है वो कौन है, मतलब और इसमें इसका जो सलाह मशविरा देगा वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद देगा, है ना। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बिना कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है जी, राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, लिखेगा राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द एन इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द एन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, एन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन करता है, एक निर्वाचक मंडल करता है ना। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो निर्वाचक मंडल करता है। तब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो होगा वही राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होता है, तो लिखेंगे नंबर 1, ठीक है, लिखेंगे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के
निर्वाचित सदस्य, तो देखिए जो जो पार्लियामेंट है इसके दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में इन दोनों सदनों की ही भूमिका होती है जी। राज्यसभा का भी भूमिका होता है, लोकसभा का भी भूमिका होता है ना। कुछ क्या कर रहा है जी, अभी भी काम चलिए रहा। संसद के दोनों सदनों का भूमिका होता है, यानी कि राज्यसभा का भी सदस्य और लोकसभा का सदस्य। लेकिन ध्यान रखें आपने क्या क्या लिखा है हमने, कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा में जिनका निर्वाचन हुआ है, निर्वाचन बोले तो चुनाव, और राज्यसभा में भी जिनका निर्वाचन हुआ है वो ही। तो यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राज्यसभा में 12 गो का मनोनयन होता है ना जी, तो ये 12 गो मनोनीत लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। पहले लोकसभा में भी होता था एक 2 आदमी का, एंग्लो इंडियन का, लेकिन अब खत्म हो गया। तो केवल, तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब देखिए, जैसे भी वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो इन 28 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, इनके निर्वाचित सदस्य यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी हर राज्य के जो एमएलए हैं, यानी कि विधायक, है ना, विधायक, विधानसभा का चुनाव होता है ना जी, तो यही विधायक लोग जो होते हैं एमएलए, है ना, ये एमएलए लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक, इसमें भी मनोनीत कोई भाग नहीं लेगा, जिसका चुनाव हुआ है वही भाग लेगा, है ना। तो देखिए, एक कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद भाग नहीं लेती। जैसे बिहार में विधान परिषद भी है। भारत के वर्तमान 28 राज्यों में से 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद जहां भी है, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल विधानसभा के लेते हैं। अगर आपके सामने एक प्रश्न ये आ जाए कि अच्छा, मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और किसी राज्य की विधानसभा भंग है, मतलब कि वहां चुनाव नहीं हुआ है या किसी कारण से चुनाव हुआ था लेकिन भंग हो गया है, तो ऐसे में तो राष्ट्रपति के का चुनाव कराना है। तो अब चूंकि विधानसभा भंग है किसी राज्य का, तो इलेक्टोरल कॉलेज तो पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव होगा या टाल दिया जाएगा? होगा, इंतजार नहीं किया जाएगा पूरा होने का, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होने का। इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होने का वेट नहीं किया जाएगा, टाल दिया जाएगा चुनाव, मतलब करा लिया जाएगा चुनाव, भले पूरा हो या ना हो। हाँ, देखिए बिल्कुल चुनाव करा लिया जाएगा। चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव अपने समय से हो जाएगा, भले ही किसी राज्य की विधानसभा भंग हुई हो या इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना हो रहा हो, एक दिन का भी लेट नहीं किया जाएगा, चुनाव राष्ट्रपति का हो जाएगा। सामान्य परिस्थितियां में अगर इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो रहा है तो चुनाव में भाग लेगा, अगर नहीं भी हो रहा है तो इंतजार नहीं किया जाएगा कि चुनाव हो जाए, विधायक आ जाए तब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा लिखेंगे, दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित विधायक। दिल्ली, पुडुचेरी
दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित विधायक, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ 2 यूटीज, दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब देखिए एक और यूटी अभी चूंकि बना है, कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज नए बने हैं। तो अब है कि कश्मीर को कहा गया है कि कश्मीर में विधानसभा होगा, है ना। तो कश्मीर में अभी तक हालांकि विधानसभा का गठन हुआ नहीं है। जब विधानसभा कश्मीर में हो जाएगी उसके बाद उसको भी शामिल कर लिया जाएगा, फिलहाल तो शामिल नहीं किया गया है। तो फिलहाल 2 यूटीज दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि दिल्ली में भी मुख्यमंत्री होता है और पुडुचेरी में भी मुख्यमंत्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश में विधायक हैं, तो इनका चुनाव होता है। तो ये निर्वाचित विधायक जो हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 3 लोग करता है, मतलब 3 तरह के लोग करते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद, इसके अलावे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक, और इसके अलावे दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित विधायक। क्लियर है? यानी राष्ट्रपति के चुनाव में केवल इलेक्टेड लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर है? तो नोट करके लिख लेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन पार्टिसिपेटेड ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित लोग ही भाग लेते हैं, मनोनीत लोग भाग नहीं लेते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, nominated members and state legislative council members do not participate in presidential election। मतलब कि निर्वाचित मनोनीत सदस्य और मनोनीत सदस्य के अलावे जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, समझ गए? कौन कौन से लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगे, क्लियर है? अब मामला है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा कैसे। तो आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 लिखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या है? तो लिखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या प्रेसिडेंट इलेक्शन completely based on single vote transferable system, with proportional representation, single vote transferable system with proportional representation। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। ठीक है, क्या आप इसको आपको ध्यान रखना है। अब एक ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रकार से होता है, तो इस दोनों चीज का मतलब क्या है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? इन दोनों का मतलब क्या है? तो आप देखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे ये तो क्लियर हो गया है, पिछले आर्टिकल में बता दिए थे। अब ये तरीका है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर पर होता है, ठीक है? बैलेट पेपर पर होता है। जैसे पहले के जमाने में हम लोग भी वोट दिया करते थे, जब मतलब बैलेट पेपर के ऊपर में, तो वो जो कागज का जो बनता था। अब आ गया है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। राष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम पर नहीं होता है, बैलेट पेपर पर होता है। तो यहां क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखिएगा तो यहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसका क्या मतलब है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और एक शब्द और आपने लिखा है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जब वोट देने वाले लोग वोट देने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट हैं या 3 कैंडिडेट है, मान लीजिए ए, बी और सी, ये तो तीनों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है? तो वोट देने के लिए वोटर्स गए वोट देने। तो मान लीजिए कि डी नाम का एक व्यक्ति गया वोट देने। तो डी गया, तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में जब वोट देने जाते हैं ना, तो सबको वोट देना होता है। जितना लोग चुनाव में खड़ा हुआ है सबको वोट देना होता है। ये नहीं कि मतलब हमारा पसंद का ही कैंडिडेट है तो हम जाके दे के आ गए। जैसे हम लोग ईवीएम में क्या करते हैं, हमको जिसको देना होता है उसको दे के सब लोग को वोट देते हैं, नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जब वोट देने जाते हैं तो सबको वोट देते हैं। लेकिन हाँ, जब वोट देते हैं तो उसमें प्रायोरिटीज फिक्स करते हैं, उसमें एक अनुपात बैठाते हैं, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे देते हैं। जैसे कि ए बी सी है और डी गया वोट देने, तो डी जब वोट देने गया तो ए को अपना दे देगा फर्स्ट प्रेफरेंस, वरीयता क्रम में वोट होता है। ये कहेगा कि ए, हम चाहते हैं कि ए राष्ट्रपति बने। उसके बाद अब ये क्या करेगा, अब तो इसको वोट सबको देना है। तभी सोचेगा कि अच्छा मान लो कि ए किसी कारणवश नहीं बन पाया, तो बी को दे देगा सेकंड प्रेफरेंस, कि ए नहीं बना तो मेरा दूसरा वोट बी को जाता है, तो ये बी को उसका होगा सेकंड प्रेफरेंस। और उसके बाद डी को दे देगा थर्ड प्रेफरेंस। ए बनना चाहिए, ए उसको वो सबसे ज्यादा चाहता है कि ए बन जाए, और अगर ए किसी कारण से नहीं बन पा रहा है तो बी को दे देगा, तो बी को सेकंड प्रेफरेंस दे दिया, और सी को थर्ड प्रेफरेंस की चल भाई अब कोई नहीं बने तो तू बन जा कम से कम। तो लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इसने प्रायोरिटी किसको दिया है, ए को, होता है ना। अब मान लीजिए आप ऐसे ही अपना वेल्ले घूम रहे हैं ना, ऐसे में आप ए बी सी देख रहे हैं, इसमें आपका प्रायोरिटी हो सकता है कि भाई ये आदमी अगर काश मेरे साथ जुड़ जाए तो मेरा तो एकदम लाइफ सेट हो जाए अपना, बस यही अपना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने ए को प्रेफरेंस दे दिया। अब आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, है ना, कि भाई किसी तरीके से ए को क्या कर लिया जाए, इंप्रेस कर लिया जाए। लेकिन मालूम चला कि तू पूरा मेहनत करो, ए तोरा तरफ तनिको ध्यान नहीं दे रहा, है ना। तो अब आप क्या सोचिएगा कि कोई तो चाहिए भाई, तो चल ए ना मिल रहा तो बी पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं, बी पर थोड़ा मेहनत करते हैं, क्या पता बी से कहीं बात बन जाए। मालूम चला बी का अपने कहीं और बात बनल है, यो कहीं नहीं। तो आप सी पर देखेंगे, चलो भाई सी को देखते हैं, सी को प्रेफरेंस देते हैं। तो सी को सबसे अंतिम प्रेफरेंस, कि क्या पता चलो ए और बी तो हाथ नहीं आए, क्या पता सी ही आ जाए। तो ऐसे जैसे होता है ना अपने लाइफ के अंदर भी हम लोग भी तो वरीयता सेट करते ही हैं, प्रेफरेंस देते ही हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट होता है वो प्रेफरेंस के बेस पर होता है।
है ना, जो कैंडिडेट्स होते हैं उन सबको वोट देना है और सब में आपको प्रेफरेंस तय करना है। मान लीजिए कि ई नाम का कोई व्यक्ति वोट देने गया, उसको लगा कि नहीं ए अच्छा आदमी नहीं है, बी अच्छा है, वो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे देगा बी को, बी बनना चाहिए राष्ट्रपति, और सेकंड प्रेफरेंस दे देगा ए को, और थर्ड प्रेफरेंस दे देगा सी को। फिर मान लीजिए कि एफ नाम का कोई व्यक्ति गया वोट देने, ये अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे देगा सी को, यानी सी मेरे हिसाब सबसे अच्छा आदमी है, सी बनना चाहिए राष्ट्रपति, बी को दे देगा सेकंड प्रेफरेंस और सी को दे देगा थर्ड प्रेफरेंस। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी वोट देने जाता है वो खड़े हुए सभी कैंडिडेट को वोट देता है और उसमें होता है प्रेफरेंस, है ना। ये रुका हुआ है क्या जी वीडियो? बहुत पहले से वीडियो लगता है रुका हुआ है, देख लो इसको, है ना। तो ये क्या होता है कि इस प्रकार से सब लोग जो वोट देने जाते हैं वो खड़े हुए चुनाव भी कैंडिडेट को, क्लियर है, समझ रहे ना। और इसी को क्या कहते हैं, एक अनुपात में सब लोग वोट दे रहा है ना जी, यही क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। एक अनुपात के अंदर में सबको आपको वोट देना है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो अनुपातिक पद्धति समझ रहे हैं। अब है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। संक्रमण हो जाता है, जैसे कोरोना, एक आदमी को होता था दूसरा को अपने आप हो जाता था, है ना। अब एक आदमी है, ये अगर छींक दिया वो बैठा हुआ बी को, वैसे ही कोरोना हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, संक्रमण हो गया। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों में संक्रमण होता है, एक आदमी का वोट दूसरा के खाता में चल जाता है, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव कहते हैं सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कोरोना का वायरस ट्रांसफर होता था, है ना। इसलिए सब कुछ बंद हो गया जी, कोचिंग क्लास, मार्केट बाजार सब, कि एक आदमी को भय होगा, है ना। अब अगर प्रेम से हाथ पकड़ लिया, हाथों पकड़ने का जरूरत नहीं है, दूर से बस छींक देना है। चुनाव में जब वोटिंग होता है तो एक आदमी का वोट दूसरे के खाते में चल जाता है, इसलिए कहते हैं सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। तो जैसे मान लीजिए कि क्या होगा, संक्रमण कब देखा जाएगा, तो राष्ट्रपति का जब वोटिंग हो जाता है, चुनाव हो जाता है, तो चुनाव के बाद काउंटिंग होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में एक नियम है कि जितना वोट पड़ा होगा ना, तो उस वोट में 50% से ज्यादा वोट जीतने वाला कैंडिडेट को मिलना चाहिए। मान लीजिए कि टोटल वोट पड़ा 100, तो जो जीता होगा ना उसको कम से कम 51 को वोट मिलना चाहिए, 50% से एक ज्यादा। अगर 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला है तो खड़े हुए सभी जो व्यक्ति हैं उनका चुनाव रद्द हो जाएगा और दूसरा कैंडिडेट बुलाया जाएगा। लेकिन इस मामला को सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था दिया गया है कि मान लीजिए चुनाव हो गया और किसी को इतना 100 मतलब टोटल का 50% ज्यादा वोट नहीं आया, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिला होगा ना वो तो रेस से बाहर, उसी का जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो 2 लोग होंगे जिनको ज्यादा मिला हो उनमें जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ के देखा जाएगा कि अब जो है वो ज्यादा वोट मिला कि नहीं। फर्स्ट प्रेफरेंस से ही आपको 50% ज्यादा वोट लेके आना है। तो ये देखा जाएगा कि अगर 2 कैंडिडेट सबसे आगे जो हैं उनका अभी 50% ज्यादा नहीं हो रहा है, तो जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है उसका फर्स्ट प्रेफरेंस दोनों में बांट दिया जाएगा। अब बांट के देखा जाएगा कि अब उसका 50% ज्यादा वोट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया तो चुनाव जीत गया, अगर उसके बाद भी नहीं पहुंचा तो चुनाव कैंसिल हो जाएगा और फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। अभी तक के भारत के इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय वरीयता क्रम के चुनाव से काउंटिंग से चुनाव जीते, अन्यथा सारे राष्ट्रपति पहले ही राउंड के काउंटिंग में 50+1 से ज्यादा वोट पा लेते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भारत के इतिहास में द्वितीय वरीयता क्रम से चुनाव जीते थे उनका नाम है बीबी गिरी। बीबी गिरी 1969 69 के अप्रॉक्स में, है ना, वहां पर जो है इनको
पहले वरीयता क्रम में इनको मतलब फर्स्ट जो वरीयता क्रम है उसमें इनको नहीं आया था उतना ज्यादा वोट, तो सेकेंड राउंड में इनकी काउंटिंग हुई और सेकेंड राउंड की काउंटिंग के बाद जो है सो इनका ये हुआ। ठीक है, ओके, तो दिक्कत समझ रहे बात को जी? तो अनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणीय मत पद्धति समझ रहे हैं, तो दिक्कत ही ना। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है बता दीजिएगा ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति अनुपातिक पद्धतियों के माध्यम से। ठीक है, तो राष्ट्रपति का, अच्छा हम लोग का जो चुनाव होता है, जिसमें हम लोग का चुनाव होता है यानी कि एमपी और एमएलए को जो चुनाव करते हैं या मुखिया उखिया का, उस चुनाव को क्या कहते हैं जी? है? हाँ, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं पहले आओ पहले पाओ, है ना, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वाला चुनाव में जो राष्ट्रपति वाला चुनाव का जो तरीका है ये तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना, ध्यान रखिएगा ये कैसा चुनाव है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि हम लोग तो पार्टिसिपेट नहीं करते ना, आम जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। ठीक है, तो यहां आपको देखना है कि जो फर्स्ट फास्ट और पोस्ट सिस्टम में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जिसको सबसे कम वोट रहता है ना वह कभी कभी चुनाव जीत जाता है। राष्ट्रपति वाला चुनाव में मैंडेटरी है कि 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा तो चुनाव नहीं जीत पाइएगा आप 50% ज्यादा वोट आपको किसी भी स्थिति में लाना ही लाना है। फर्स्ट फास्ट में क्या होता है देखिए, जिसमें हम लोग वोट देते हैं उसमें क्या होता है, ना कभी एक वोट से कोई जीत गया, कोई 3 वोट से जीत गया, कोई 30 वोट से जीत गया, ये भी जीतना कोई जीतना है जी। अब से मान लीजिए पटना में चुनाव है, ठीक है, अब पटना में टोटल वोट की संख्या है 100, ठीक है, ये टोटल वोट है पटना का। 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं एमपी के लिए, ए को मिल गया 40 वोट, ठीक है, बी को मिल गया 25 वोट और सी को मिल गया 35 वोट। ठीक है, 100 हो गया ना। चुनाव कौन जीत गया जी? ए जीत गया, पटना से चुनाव जीत गया है, जाकर के संसद भवन में बैठेगा कि हम चुनाव जीत के आए हैं। लेकिन अगर आप बी और सी का वोट जोड़ दीजिए, 25 और 35 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 60। इसका मतलब यह हुआ, अलग बात है कि वोट बटा हुआ है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ के अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि पटना की बहुसंख्यक जनता जो है वो ए को तो जिताना ही नहीं चाहती थी। अगर जिताना चाहती तो कम से कम 50% भी वोट इसको आता ना जी, इसको 50% नहीं आया, 40% लेके जाके संसद में गहमा गहम किए हुए है ना, कह रहा है कि हम जीत के आए हैं। ये डिसएडवांटेज है फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम का, कि कम वोट से जीतने, मतलब जनता नहीं चाह रही है, फिर भी वो आदमी वोटों के बंटवारा के वजह से जीत करके चला जा रहा है। और यही चीज राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, यह सब चुनाव इनडायरेक्ट होता है और यह सब एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, मुखिया का चुनाव और नगर निगम का चुनाव, यह सब क्या होता है, यह फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम पर होता है। क्लियर हुआ? तो और इसीलिए यहां पर चलता है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें कहता है सबकी छेड़छाड़ हो गया है। हमारे देश का विपक्ष भी मतलब जबरदस्त है, जहां चुनाव जीत जाता है वहां कहता है कि ईवीएम अच्छा है, और जहां चुनाव हार जाता है वहां कहता है ईवीएम खराब हो गया। ये कौन सा बात हुआ भाई? अब केजरीवाल दिल्ली में जीत गया तो कहता है कि
ईवीएम अच्छा है, जाके हार गया गुजरात में तो कहता है ईवीएम खराब हो गया। ये तो वही वाला बात हो गया कि बेटा हुई तो हमार, बेटी हुई तो तुहार। गौवा में सब कहता है ना जी, है कि मतलब चाहता है कि चिट भी मेरा और पट भी मेरा, कुछ भी आए वो सब मेरा ही हो, मतलब मेरा अपना व्यू जो है वो फिक्स होना चाहिए। ये तो गलत बात है, लेकिन इस तरह के डायमेंशंस को लेकर के लोग चलते हैं। अगर मान लीजिए कि ईवीएम खराब है तो ईवीएम दोनों जगह खराब हो सकता है, और अगर ईवीएम बेहतर है तो दोनों जगह बेहतर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत बार चैलेंज किया है कि जो लोग भी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है उनको मैं ईवीएम देता हूं खोल करके, और आप आए और ईवीएम में गड़बड़ी करके दिखलाइए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है तो मैं इस बात को मान लूंगा, लेकिन कोई भी नहीं गया ईवीएम को में गड़बड़ी करने के लिए। उसने ओपन चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आप आइए और आप ईवीएम में गड़बड़ी करके दे दीजिए, हमको बता दीजिए कैसे गड़बड़ी हो सकता है, तो फिर हम इस सिस्टम को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई नहीं गया, क्योंकि ये हथियार है लोगों का। और ये नहीं करा कि ये केजरीवाल कहीं विपक्ष कहीं, जब ये लोग भी विपक्ष में थे ना, वर्तमान में जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं केंद्र में या राज्य में, ये लोग भी जब विपक्ष में थे तो ये लोग भी यही बात करते थे। मतलब विपक्ष में जाने के बाद अपना एंगल चेंज हो जाता है, और सत्ता पक्ष में आने के बाद अपना एंगल चेंज होता है। अभी बिहार में देखिए, जो लोग विपक्ष में थे तब क्या बोलते थे, इतना करोड़ नौकरी, इतना करोड़ रोजगार। आज वही लोग को सत्ता मिल गया तो क्यों नहीं दे रहे हैं रोजगार और नौकरी। अब उनका स्टेटमेंट बदल गया कि अभी दिक्कत है, समस्या है। तो सत्ता में रहने के बाद अलग स्टेटमेंट रहता है, और वही आदमी जब विपक्ष में चल जाता है उसका अलग स्टेटमेंट चलता है। ये दोनों की ही अपनी रीति नीति है ना। खैर, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से संचालित किया जाता है। क्लियर है? दिक्कत? चलिए आगे आइए। आर्टिकल 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष लिख लेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। टेन्योर कितना दिन का होता है जी? 5 वर्ष का होता है, शपथ लेने के दिन से, जिस दिन शपथ ले लेंगे उसी दिन से, है ना। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि ये चाहे तो बीच में अपना इस्तीफा दे सकते हैं जी। और इनको लगता है कि हमको इस्तीफा दे देना चाहिए तो अपना इस्तीफा दे देंगे उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये चाहे तो अपना इस्तीफा बीच में ही दे सकते हैं, नहीं 5 साल पूरा नहीं हुआ फिर भी चाहे तो इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावे इन्हें हटाया भी जा सकता है, यू कैन ऑल्सो रिमूव्ड। इन्हें हटाया भी जा सकता है। इन्हें हटाया भी जा सकता है ना, कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड। तो इनको हटाया जा सकता है कैसे? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा इनको हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट लगा करके, है ना, इम्पीच करके। ठीक है, तो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का है, ठीक है। लेकिन ये चाहे तो बीच में इस्तीफा भी दे सकते हैं, या फिर संसद इन्हें हटा सकती है महाभियोग लगा करके। हालांकि संसद इनको तभी हटाएगी जब ये ऐसा कुछ काम कर देंगे, है ना, जैसे कि संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये संविधान का उल्लंघन कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर है?
बाकी महाभियोग की प्रक्रिया का चर्चा अलग से आर्टिकल 61 में किया गया है, तो वहां पे बताएंगे कि महाभियोग कैसे होता है और क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 57, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन जो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे देश में राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितना भी बार चुना जा सकता है जी, बस चुनाव जीतना चाहिए। जीवन पर्यंत तक, मरते दम तक आप राष्ट्रपति रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कि प्रत्येक 5-5 साल पे आपको चुनाव जीतना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई समय सीमा फिक्स नहीं है कि आप एक बार बन गए, आप 2 बार बन गए तो आप नहीं बन सकते हैं, 3 बार बन गए तो आप नहीं बन सकते हैं, नहीं, जितना बार चाहे उतना बार बन जाए, बशर्ते कि चुनाव जीत के आए। जैसे कि अमेरिका में फिक्स है कि 2 ही बार। अमेरिका में कोई व्यक्ति अगर 2 बार राष्ट्रपति बन गया तो तीसरा बार वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होता है। जैसे कि अभी अब आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो थे आपके बराक ओबामा, तो बराक ओबामा 8 साल तक राष्ट्रपति रहे। वहां पे राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो 8 साल तक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद वो चाह के भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बने थे, तो ट्रंप 4 साल रहे, फिर वो चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव ही हार गए, है ना। फिर जो बाइडेन हो गए। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका में राष्ट्रपति आप बन सकते हैं केवल 2 ही बार, 2 बार से नहीं। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, है ना। जीवन पर्यंत बस चुनाव जीतिए, बनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने यहाँ कोई भी ब्रेकर नहीं है, बस चुनाव जीतना है और बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुनः निर्वाचन के लिए योग्य होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आर्टिकल 58, राष्ट्रपति की योग्यता। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास योग्यता चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? तो पहला योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। He should be citizen of India। E/C भी लिख लीजिएगा, है ना। कोई भी बन सकता है, अभी सी ही प्रधान राष्ट्रपति है ना, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का आयु पूरा होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। शुड बी क्वालिफाई फॉर द लोकसभा मेंबर, ठीक है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। प्रस्तावक अनुमोदक का मतलब है कि 50 लोग नाम प्रपोज करेंगे, अब 50 लोग उस नाम पर साइन करेंगे। आई सब लोग अलग अलग होना चाहिए। आई सब कौन से लोग होंगे?
हाँ, ये सब इलेक्टोरल कॉलेज के लोग होंगे, यानी एमपी एमएलए कोई भी हो सकता है। मतलब इसमें वही लोग होगा जिसमें वोट देने की योग्यता हो, है ना। तो जिसमें वोट देंगे, यानी कि निर्वाचक मंडल का सदस्य, तो वो या तो एमपी होगा या तो एमएलए होगा। और ये सब अलग अलग, 50 एमपी अलग या 50 एमएलए अलग अलग होना चाहिए। मिला मिला के भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 लोग एकदम अलग अलग होंगे। इन्हें कि 50 को जो प्रपोजर था उसी को सेकेंडर बना के लेके चल गए, है ना। तो अब देखिए, इसका मतलब कि 100 गो एमपी या एमएलए का समर्थन आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाइएगा। ये क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि वोट कटवा सबको बाहर कर दिया जाए, है ना। तो पहले राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कटवा सब चुनाव लड़ लेता था, अभी कैसे लड़ लेता है? गांव में देखते होंगे मुखिया उखिया का चुनाव होता है तो एगो मुखिया का पद है, 20 गो कैंडिडेट बन गया। इसमें बहुत सब जानता है कि हम जीतेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो दूसरा का वोट काटने के लिए खड़ा हो जाता है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि नहीं, 50 गो प्रस्तावक, 50 गो अनुमोदक जिसके पास होगा वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं लड़ेगा। इसी वजह से वर्तमान समय आप देखते हैं कि 2 ही लोग कैंडिडेट बनता है, एक पोजीशन से एक अपोजिशन से, है ना। क्योंकि ज्यादा लोग का बनने का संभावना नहीं है, बनेगा तो बिना मतलब का उसके पास 50 प्रस्तावक और अनुमोदक कई भी नहीं करेगा। तो ये सब क्या उसके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, और इसके अलावे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो, ठीक है। ये सब चीज यहां पे आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब योग्यता है, ये सब क्वालिफिकेशन है। ये नहीं होगा तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 59, राष्ट्रपति पद की शर्तें, कंडीशन ऑन प्रेसिडेंट पोस्ट। राष्ट्रपति पद की शर्तें, शर्त क्या है? पागल नहीं होना चाहिए, शुड बी नॉट बी मैड। शर्त है, पागल नहीं होना चाहिए। कितना सब इसको योग्यता में लिख लेता है जी, पागल नहीं होना चाहिए, कोई पागल नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि पागल नहीं, ये अब ये कैसे होगा कि भाई कौन पागल नहीं है? तो इसके लिए डॉक्टरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डॉक्टर अगर लिख देगा कि आदमी पागल है ना, तभी उसको पागल माना जाता है। नहीं तो ऐसे तो लोग सब लोग को पागल प्रूव करने के चक्कर में लग जाते हैं, नहीं बात बात पे पागल है ना, पागल हो, है ना। वैसा कह दे तो सब पूरा इंडिया पागल है, ठीक है नहीं। कहीं कहीं तो कुछ कुछ ऐसे संबंध हैं जिन संबंधों में अगर आप कह दे कि यार तुम तो पागल हो, और पागल सुन के पागलपन करने लगता है ना, बड़ा आनंदित हो जाता है आदमी, अरे हमको पागल बोल दिया ना, तो उसमें आनंद आता है, मजा आता है ना। तो वैसे में तो भाई सब लोग पागल के श्रेणी में चल जाएगा। तो सरकार कहती है, संविधान कहता है कि नहीं, वैसा पागल नहीं चाहिए। जिसको डॉक्टर कह दे, डॉक्टरी सर्टिफिकेट है कि भाई ये पागल है ना। ये तो वो गीत आया था ना जी, पागल है पागल है पागल है। तो ये लोगों का ये फेवरेट सॉन्ग बन गया था जी। लोग इसको है, लोग इसको, इसका मतलब क्या, लोग तो इसको पॉजिटिव साइन मान रहे थे तब, है ना, और खुश हो रहे थे इसको कह के बोल के। कुछ लोग तो एकदम इस पे रील्स बना लेते हैं ना, हम पागल हैं पागल हैं पागल हैं। अब ऐसे में तो राष्ट्रपति वाला क्वालिफिकेशन ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो नहीं, डॉक्टर जिसको कह दे, डॉक्टर इसको कह दे पागल, जो वास्तव में पागल होता है उस का दिमाग बड़ी काम करता है, मैंने अलबल चीजें में काम करता है। एक आदमी था, उसका दिमाग खराब हुआ, हम लोग के यहाँ कहीं आदमी था, है ना, मतलब गांव का। तो पता चला उसको गांव का आदमी सब लेके आया था उसको पटना में दिखाने के लिए, कोई मेंटल डॉक्टर था, उसको दिखाने के लिए लेके आया था। तो 3 आदमी उसके साथ आए थे, चौथा वो पागल था, है ना। उसका नाम अभी भी हमको याद है, PM सिंह उसका नाम था। एक बार हम लोग
स्कूल में पढ़ते थे, बचपन का बात है, कॉन्वेंट स्कूल में, उसमें वो घुस गया था, बड़ा पढ़ा लिखा था, वो जा करके बोर्ड पे लिख के आया, हम लोग को समझ में आया कि 8 PM आवारा कुमार सिंह। वो जाके बोर्ड पे लिख के आ गया, है ना, लंच वंच हुआ था, उसमें घुस गया, क्लास में लिख के आ गया। बाद में पता चला कि मतलब वो घुस गया था इंस्टीट्यूट के अंदर, मतलब स्कूल के अंदर में। उसी को लेकर के लोग आए थे पटना में इलाज के लिए। तो क्या हुआ कि ना होता कि आप जो अटेंडेंट्स होते हैं आपस में बात करते हैं, और डॉक्टर भी बैठा नहीं था। डॉक्टर बैठा, ही लोग अपना बातें कर, जो पगलवा था वो घुस गया पहले ही अंदर, उछल गया। डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब 3 गो पागल लाए हैं। तीनों बाहरवा खड़ा है, तुम देख लीजिए। हाँ। अब वो लोग जब अंदर आया डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा देखिए, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, कि पागल है। अब डॉक्टर है कंफ्यूज है कि ये तीनों पागल है कि वो पागल है ना। हालांकि 2-3 मिनट के ऑब्जर्वेशन के बाद तो डॉक्टर था, तो डॉक्टर समझ गया कि पागल कौन है ना। लेकिन वो ऐसा कांड किया था, है ना, वो जाके कह दिया कि 3 को पागल लाए हैं, है ना। तो पागल सबका दिमाग उसको उसमें बलो आ जाता है जी, सुनते उसको पावर भी बहुत आ जाता है, और दिमाग भी काम करता है तेज, लेकिन वो गलत सलत काम करता है। तो खैर, पहला शर्त है इसमें पागल नहीं होना चाहिए, और दूसरा शर्त है दिवालिया नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का क्या मतलब है जी? दिवालिया किसको कहेंगे? हाँ? दिवालिया, दिवालिया का मतलब है शुद्ध तौर पे अगर समझिए तो कर्जाखोर आदमी, कर्जा लेके खा रहा है और कर्जा चुका नहीं रहा है। गरीब को प्रतिबंधित नहीं है, गरीब आदमी बन सकता है, लेकिन कर्जाखोर नहीं बन सकता। बैंकक्रप्ट नहीं, बैंकक्रप्ट उसको कहेंगे कि जो कर्ज ले लिया लेकिन कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं। कर्ज तो ले लिया लेकिन कर्ज चुका नहीं पा रहा है, तो जो कर्ज चुका नहीं पा रहा है वो क्या है? बैंकक्रप्ट है, दिवालिया है। तो उसी को कहते हैं दिवालिया, बैंकक्रप्ट। ठीक है, तो पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नॉट टेक एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद, अब देखिए लाभ का पद क्या होता है जी? सरकारी नौकरी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकार के अधीन आप कोई भी ऐसा नौकरी कर रहे हैं, तो लाभ का पद माना जाएगा। कोई भी नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो उसको लाभ का पद माना जाएगा, उसको प्रॉफिट का पोस्ट माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपको जो है सो काम करने का जो है सो मतलब लाभ के पद पर अगर आप हैं तो आपको चुनाव लड़ने की आजादी नहीं दी जाएगी, है ना। तो लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी। तो अगर आप लाभ के पद पे हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, राष्ट्रपति का ही का कोई भी चुनाव, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, इवन आप क्लर्क हो चाहे IAS ऑफिसर हो, छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, छोटा कर्मचारी हो बड़ा कर्मचारी हो, किसी भी स्थिति में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, राज्य सरकार में या संघ सरकार में कहीं पे भी, तो ऐसी स्थिति में आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। अब देखिए, आपका 10,000 15,000 का नौकरी लाभ का पद है, लेकिन राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है जी, जहां 3.5 लाख का वेतन आता है। सांसदों का पद लाभ का पद नहीं है, विधायकों का पद लाभ का पद नहीं है, इवन राष्ट्रपति का स्वयं का पद जो कि 5 लाख रुपया वेतन मिलता है और ऊपर से सारा सर्विस फ्री में मिलता है, वो भी लाभ का पद नहीं है। मतलब राष्ट्रपति रहते हुए आप अगला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, यानी उपराष्ट्रपति रहते हुए आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 35,000 रुपया वाला अगर कहीं किसी कलर के पद पर सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, तो आपको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा और तब जाके चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लाभ का पद है।
हाँ, परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब देखिए सरकारी नौकरी ही है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, है ना। तो उसमें अगर आप हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे एक सवाल और पूछ सकता है कि लाभ क्या पद का निर्धारण कौन करता है? बिल्कुल, संसद, पार्लियामेंट। तो बिल्ली अपने पैरों में ही, अपने गलों में ही घंटी क्यों बांधेगी, है ना? वो दूसरों में बांध देगी ना, अपने में क्यों बांधेगी? तो इसलिए यहां पर संसद जो है ये ऐसा कोई कानून नहीं बनाई है जिससे कि सांसद सदस्यों को लाभ के पद के कैटेगरी में रखा जाए। वो लोग डबल ट्रिपल पेंशन लेते रहेंगे, उनको लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लाभ का पद नहीं है। लेकिन आप अगर एक सरकारी नौकरी में चले गए तो वो लाभ का पद है। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आर्टिकल 60। इसमें एक बात और ध्यान रखिए जी कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो उसको 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में रखना पड़ता है ना। 15,000 रुपये उसको आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में रखना होता है। कारण इसका यह है कि अगर टोटल पड़े वोट का, जितना वोट पड़ा है उस टोटल पड़े वोट का 1/6 अगर छठा हिस्सा भी किसी कैंडिडेट को नहीं मिला तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, उसको वापस नहीं दिया जाएगा। आप चुनाव हार गए हैं लेकिन आपको छठे हिस्से से ज्यादा वोट मिला है तो आपकी राशि वापस हो जाएगी। लेकिन आप चुनाव हार भी गए और छठा हिस्सा भी आपको नहीं मिला वोट का कम से कम, तो ऐसे में आपका जो है सो जमानत राशि जब्त हो जाएगा, आपका पैसा वापस नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगला लिखेंगे आर्टिकल 60। आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 क्या है? राष्ट्रपति का शपथ, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।